हो सकता है आप सभी ने ये फर्स्ट टाइम वर्ड सुना होगा, है क्या चीज और कहाँ पर ये जगह है, ये अब हम लेसन में ही पढ़ेंगे। बेटा इसको समराइज नहीं करूंगी क्योंकि इजी सा चैप्टर है और मैं लाइन टू लाइन रीड करूंगी, आप भी अपने फिंगर अपनी बुक में ही रखें। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री। एक बात ध्यान रखिए बेटा, यहाँ जर्नल लैंग्वेज में तो हम कंट्री का मतलब देश होता है, लेकिन यहाँ पर कंट्री का मतलब अ स्मॉल एरिया, ठीक है। कंट्री मीन्स हेयर स्मॉल एरिया। कुर्ग जो है एक कॉफी कंट्री है, यानी कि कॉफी वाला एरिया है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। अपने सदाबहार जंगलों के लिए फेमस है और मसालों के लिए फेमस है। 3 थिंग्स हैं वहां पर फेमस। एक तो वो अपनी कॉफी के लिए, सदाबहार जंगलों के लिए और मसालों के लिए वो फेमस है। कौन सी जगह भाई? कुर्ग। 3 थिंग्स फेमस है वहां पर, कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, ठीक है। कंटिन्यू करें। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर के तटीय जो शहर है उसके बीच में स्वर्ग का ये एक टुकड़ा है जो भगवान के राज्य से भटक कर धरती पर आ गया। अब देखो इस लाइन का थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है, समझने की कोशिश करो बेटा। मिडवे का मतलब बीच में, किस किस के बीच में है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में ये स्वर्ग का टुकड़ा है। अब भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, हेवन में। हेवन मीन्स बेटा स्वर्ग। भगवान कहाँ रहते हैं? हेवन में। हाँ जी। तो राइटर कहता है ये छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा भगवान के राज्य से भटक कर नीचे धरती पर गिर गया है। और कहां पर है ये? मैसूर और मैंगलोर के बीच में। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये घुमावदार पहाड़ियों वाला जो ये एरिया है, ये यहाँ पर बहादुर लोग रहते हैं, सुंदर सुंदर औरतें हैं और वाइल्ड क्रीचर्स हैं। वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स बेटा जंगली, जंगली जानवर यहाँ पर हैं। और यहाँ के आदमी कैसे हैं? बहुत ही बहादुर, लड़ाके। और औरतें कैसी हैं? सुंदर औरतें। अब देखो 3 थिंग्स के लिए फेमस है। कंट्री, कॉफी कंट्री है, रेन फॉरेस्ट है एंड स्पाइसेस हैं। और लोगों के बारे में बात किया जाए कि भाई यहाँ पर किस टाइप के लोग रहते हैं, तो आप बताओगे कि मार्शल मैन रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन रहती हैं और जंगली जानवर रहते हैं। मार्शल मीन्स बेटा लड़ाके, जो बहादुर होते हैं, ब्रेव पीपल। मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स यहाँ पर रहते हैं। कुर्ग और कोडागू। कुर्ग का दूसरा नाम क्या है भाई? कोडागू। ये कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट का, कर्नाटक स्टेट का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। कुर्ग, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? कोडागू। बोलो मेरे साथ, कोडागू। कोडागू। ओके ओके ओके। कोडागू जो है कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अब थोड़ा सा याद करो, कर्नाटक कहाँ पर है बेटा? हरियाणा के पास, दिल्ली के पास, या नीचे मैप में? थोड़ा मैप को याद करो। साउथ में नीचे। हाँ, तो मैप में, वेरी गुड। तो नीचे की तरफ, साउथ में, कर्नाटक साउथ में है, तो इसका मतलब ये कुर्ग भी साउथ का ही एक छोटा सा, कर्नाटक जो स्टेट है उसका एक छोटा सा, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया जो है हरे भरे जंगलों से भरा हुआ है। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, हरे रहने वाले जंगलों से घिरा हुआ है।
ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और इसके 30% एरिया पर सदाबहार जंगल है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जब मॉनसून का सीजन होता है, जब बारिश आती है, तो घूमने वाले लोग यहाँ पर नहीं आते। जब बारिश का मौसम होता है तो कोई भी विजिटर्स यहाँ पर घूमने नहीं आते, क्योंकि तेज बारिश होती है। तो बारिश जो है सबको दूर रखती है अपने आप से, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट से सबको दूर रखती है। द सीजन ऑफ जॉय commences from September and continues till March। मजे का जो सीजन है वो कमेंस होता है। कमेंस मीन्स बेटा कम, यानी कि शुरू होना, आना। मजे का जो सीजन है वो शुरू होता है सितंबर से और कब तक रहता है बेटा? मार्च तक। सितंबर से मार्च यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मौसम होता है और विद सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। वेदर परफेक्ट होता है, बहुत बढ़िया मौसम होता है और बीच बीच में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश आ जाती है कभी कभी। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। हवा में कॉफी की खुशबू फैली रहती है। कॉफी के बागान है बहुत ज्यादा यहाँ पर, तो हवा में किसकी खुशबू रहती है बेटा? कॉफी की। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और कॉफी के जो बागान हैं और कॉलोनीज के जो बंगले हैं वो खड़े हैं। जो पेड़ हैं उन्होंने छतरियां बनाई हुई हैं। ट्री कैनोपी का मतलब बेटा पेड़ों की छतरियां बनी हुई हैं और उनके नीचे बड़े बड़े बंगले हैं और कॉफी के बागान हैं। जो प्राइम कॉर्नर्स हैं, जो बढ़िया जो कॉर्नर्स हैं, उसमें आपको पेड़ों की छतरियां दिखाई देंगी। इतने भारी पेड़ हैं बेटा कि उनकी छतरियां बनी हुई हैं। और वहीं पर कॉलोनियल का मतलब रहने लायक जो जगह हैं, उनके बंगले हैं और कॉफी के बागान हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेस्केंट। और जो ये बहादुर इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग के, ये रहते तो इंडिया में ही हैं, बट इनके जो पूर्वज हैं ऐसा माना जाता है वो या तो ग्रीक से थे या अरब के उत्तराधिकारी हैं। ये मतलब रहते इंडिया में हैं लेकिन इनका मूल रूप जो है वो या तो ग्रीक से आए हुए हैं ये लोग या अरब से। अब कंफ्यूज मत होना कि इंडिया के हैं तो इंडियंस ही होंगे। इंडियंस तो हैं बेटा, लेकिन ऐसा माना जाता है इनके रीति रिवाज बाकी जो इंडिया है उससे बिल्कुल ही अलग हैं। तो इनके रीति रिवाज ग्रीक लोगों से मिलते हैं, अरब लोगों से मिलते हैं। तो ये कहा जाता है कि इनके पूर्वज या तो ग्रीक से आए थे या अरब से आए थे। और इनके बारे में दो कहानियां फेमस हैं, एक तो ग्रीक वाली और एक अरेबिक वाली। जैसे मैं बताऊं, एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी के अनुसार जब अलेक्जेंडर को हिंदी में बोलेंगे बेटा सिकंदर, सुना हुआ होगा सिकंदर का नाम? यस मैम। हाँ, और उसने क्या कसम खाई हुई थी कि वो पूरे वर्ल्ड को जो है जीत लेगा। और जब वो इंडिया में आया इंडिया को जीतने के लिए, तो हिमालय की वजह से वो इंडिया के अंदर घुस नहीं पाया और उसने हार मान ली कि इंडिया पर मेरा कब्जा नहीं हो सकता। और उसकी आर्मी वहीं से, जो साउथ है हमारा, उसके किनारे से ही वापस चली गई। लेकिन उसकी आर्मी के कुछ लोग छूट गए, अपनी आर्मी से बिछड़ गए। और बिछड़े हुए लोग वापस तो जा नहीं सकते थे, तो वो लोग यहाँ साउथ में ही रह गए और उन्होंने वहां की जो लोकल औरतें थी उनसे शादी कर ली और यहीं पर बस गए। उनसे शादी करने के बाद उनकी जनरेशन्स हुई, बच्चे पैदा हुए, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट, ऐसे ही वो धीरे धीरे बेटा इंडिया में ही मिक्स हो गए। कौन थे असल में? ये सिकंदर की आर्मी के कुछ सैनिक जो अपनी आर्मी से बिछड़ गए थे। बाकी आर्मी तो वापस चली गई थी। जब सिकंदर ने उनको ऑर्डर दे दिया कि भाई इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता, तो सारी आर्मी वापस चली गई। उनमें से कुछ लोग बच गए और जो बचे हुए लोग थे उन्होंने साउथ की ही कुछ लेडीज के साथ
शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए और वो यहीं पर बस गए। और उनका ये जो ग्रीक कल्चर है, सिकंदर कहाँ का था भाई? ग्रीक का। तो ग्रीक जो कल्चर है वो इन लोगों के शादियों में, इनके मार्शल जो ट्रेडिशंस हैं उनमें, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनमें सब कुछ दिखाई देता है। और जो हमारा मेन हिंदुइज्म है बेटा, उससे बिल्कुल ही अलग है। ये जो हमारे रीति रिवाज हैं उनसे बिल्कुल अलग रीति रिवाज हैं। और वो किन से मैच करते हैं? ग्रीक लोगों से। क्यों मैच करते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज ग्रीक सेना के लोग थे जो अपनी आर्मी से बिछड़ गए, यहीं पर छुट गए, यहाँ की लोकल लेडीज से उन्होंने शादी कर ली और यहीं बस गए। समझ आया तुम्हें? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी। तो एक स्टोरी तो इनके बारे में ये है, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रीक के नहीं है, अरब के लोग हैं। कैसे? ये बताया जाता है कि इनकी जो ये लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, देखो एक पिक्चर दे रखी है बेटा बुक में, सामने स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, एक लॉन्ग ब्लैक कोट सा पहन रखा है इस आदमी ने, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ये कुर्गी आदमी है। और आप देखो हमारे बाकी इंडिया में तो इस तरह की ड्रेस कोई भी नहीं पहनता, ऐसी ड्रेस अरब के लोग पहनते हैं। कौन पहनते हैं बेटा? अरबी लोग। अरब के हाँ, ये एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है और इसकी कमर पे एक बेल्ट सी बंधी हुई है, देखो तुम ध्यान से, बंधी हुई ना, कपड़े की बेल्ट सी है। यस मैम। हाँ जी। और इसको कूपिया बोलते हैं। इस ड्रेस को क्या बोलते हैं ये लोग? कूपिया। बोलो। कूपिया। 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 और ये कूपिया जो ड्रेस है अरब के लोगों की कूफिया ड्रेस से बिल्कुल मैच करती हुई है। बस फर्क क्या है, वो लोग इसको कूफिया बोलते हैं और ये कुर्गी लोग इसको कूपिया बोलते हैं। सेम ऐसी ही ड्रेस अरब के लोग पहनते हैं, बस इसको वहां पर कूफिया बोला जाता है और इंडिया में इसको कूपिया बोला जाता है। तो इनकी ड्रेस की वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग अरबी हैं, इनके पूर्वज जो हैं वो अरब से आए हुए थे। दूसरी स्टोरी भी सबको समझ आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कुर्गी, ओके। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। कुर्गी लोग जो हैं उनके घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा होती है। बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी करते हैं ये लोग। हॉस्पिटलिटी का मतलब बेटा गेस्ट को वेलकम करना। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. जब इनके घर में कोई गेस्ट चला जाता है, कोई मेहमान जाता है, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है जब ये अपने बेटों के या अपने पिताजी, दादाजी जो हैं इनके, जो पूर्वज हैं, उनकी बहादुरी के किस्से ये अपने गेस्ट को सुनाते हैं। क्या क्या करते हैं भाई? अपने फादर या इनके जो बच्चे हैं जो अब आर्मी वगैरह में हैं, उनकी बहादुरी के किस्से ये अपने गेस्ट को सुनाते हैं। बड़ा इनको प्राउड फील होता है कि हम लोग कुर्गी हैं। और कुर्ग रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी की सबसे बढ़िया रेजिमेंट मानी जाती है। कुर्गी रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे बढ़िया, सबसे बहादुर रेजिमेंट मानी जाती है। और हमारी जो इंडियन आर्मी है उसका जो फर्स्ट जनरल था, जिसका नाम था जनरल कार्यप्पा। क्या नाम था भाई? जनरल कार्यप्पा। वो भी एक कुर्गी था। यानी कि इंडियन आर्मी का फर्स्ट जो चीफ था वो कौन था भाई? कुर्गी था और उसका नाम था जनरल कार्यप्पा। यानी कि ये लोग बहुत बहादुर होते हैं और इंडियन आर्मी में इनकी खास पोजीशन है, खास पहचान है। Even now, Kodaus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. इनकी इस बहादुरी की वजह से भारतीय सरकार ने सिर्फ कुर्गी लोगों को बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के
कोई भी हथियार रखने की इजाजत दी हुई है, परमिशन दी हुई है। इनकी बहादुरी की वजह से कि ये लोग बहुत बहादुर हैं और इनको क्या रिलैक्स किया गया है कि ये लोग बिना लाइसेंस के भी हथियार रख सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि हम बिना लाइसेंस के, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना हम कोई भी हथियार अपने घर में अपने पास नहीं रख सकते। सिर्फ कुर्गी लोग जो हैं उनको ये परमिशन मिली हुई है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. जो कावेरी नदी है वो कुर्ग के जंगलों से, पहाड़ियों से पानी लेती है। यहाँ पर कावेरी नदी है और इस नदी में पानी कहाँ से आता है भाई? कुर्ग के जंगलों से और कुर्ग की पहाड़ियों से। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक मछली है जिसका नाम है बेटा महासीर, बहुत बड़ी मछली है और ये मछली यहाँ की नदियों में पाई जाती है। कौन सी मछली भाई? महासीर। किंगफिशर्स डाई फॉर देयर कैच, यहाँ पर आपको किंगफिशर्स भी दिखाई देंगे जो अपने शिकार के लिए डुबकियां लगाते रहते हैं पानी में। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Himanshu, where were you? कहाँ थे हिमांशु तुम? हेलो हिमांशु, आवाज आ रही है आपको? हिमांशु, पूरे 9 बज चुके हैं, अब आपने क्लास ज्वाइन की है, लेसन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है बेटा। चलो ठीक है, मत बोलो। आगे देखो बेटा, आपको यहाँ पर स्क्वायरल्स मिलेंगी, गिलहरी दिखेंगी, लंगूर्स मिलेंगे और लंगूर्स क्या करते हुए मिलेंगे भाई? आधे खाए हुए फ्रूट्स, फ्रूट होते हैं पेड़ों पर, पेड़ पे से फ्रूट तोड़ते हैं, उसको आधा खाते हैं और फिर नीचे पानी में गिरा देते हैं, जानबूझकर गिराते हैं। किस लिए गिराते हैं? कि जो झील है या तालाब है उनका पानी बिल्कुल शांत है, कोई उसमें हलचल नहीं है और वो जानबूझकर पेड़ के ऊपर से फ्रूट गिराते हैं ताकि पानी में, शांत पानी में लहरें बने। आप लोगों ने देखा होगा ना, पानी में जब हम कोई पत्थर वत्थर फेंकते हैं तो ऐसे गोल 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 बहुत सारी लहरें बन जाती हैं, रिपल्स। क्या बन जाती हैं भाई? वो रिपल्स। तो बंदरों को बड़ा मजा आता है, लंगूर्स को बड़ा मजा आता है वो रिपल इफेक्ट देखने के लिए। साफ पानी में वो रिपल इफेक्ट देखने के लिए पानी में आधे खाए हुए फ्रूट्स नीचे गिरा देते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय। हाँ जी मैम, का पानी गंदा नहीं होगा? क्या बेटा? मैम, वहाँ का फिर पानी गंदा नहीं होता? नहीं, पानी गंदा कैसे होएगा बेटा? पहाड़ पे जो पानी आता है मैम, पहाड़ जैसे कि से, साफ पानी उसमें। अरे फ्रूट नीचे गिरा देते हैं, फ्रूट कोई मिट्टी थोड़े ना लगी है बेटा उसमें, पानी नीचे, वो फ्रूट नीचे पानी में चला जाता है बस। गंदा तो तब हो ना जब थोड़ा सा पानी और उसमें बहुत ज्यादा फ्रूट्स गिरा देते हो, है ना? और बहता हुआ पानी होता है बेटा वो। मैम, आगे देखो, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ। एलिफेंट्स जो हैं पानी में नहाने का मजा लेते हैं और उनके महावत उनको पानी में रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं। महावत समझते हो ना? केयर टेकर ऑफ एलिफेंट्स। yes, मैम। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. और जो आलसी से सुस्त किस्म के जो लोग होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, हाईली एनर्जेटिक बंदे बन जाते हैं वो लोग जब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। अब देखो ये सारे के सारे जो भी एक्टिविटीज हैं बेटा उनको एक्सप्लेन किया गया है साइड में। देखो रिवर राफ्टिंग आपको सबको पता ही है,
एक फट्टा सा होता है, लकड़ी का राफ्ट होता है, और उस पर चढ़कर रिवर में ट्रेवल करना राफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? देखा होगा आपने टीवी पर, रिवर राफ्टिंग। यस और कैनोइंग क्या होता है? छोटी बोट में रिवर में ट्रेवल करना। छोटी सी एक बोट होती है, बोट में ट्रेवल करना तो कैनोइंग हो गया। और एक लकड़ी के राफ्ट के ऊपर, पट्टे के ऊपर ट्रेवल करना राफ्टिंग हो गया। और रैपलिंग क्या हो गया भाई? जो पहाड़ की चोटियां हैं उन पर चढ़ना, नीचे उतरना रस्सी के सहारे से, उसे हम क्या बोलेंगे? रैपलिंग। तो यहाँ पर जो बहुत ही सुस्त किस्म के लोग हैं, जब यहाँ पर आते हैं और ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो वो लोग भी हाईली एनर्जेटिक बन जाते हैं, एडवेंचर लविंग बन जाते हैं। मैम कैनोइंग क्या होता है? कैनोइंग स्मॉल ma'am. बोट बेटा, स्मॉल बोट। बोट होती है ना, छोटे वाली जो बोट है उसको कैनोए बोलते हैं। ठीक है। ओके मैम। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. और असंख्य, न्यूमरस मीन्स मैनी, बहुत सारे जो वॉकिंग जो ट्रेल्स हैं, रास्ते जो बने हुए हैं इस एरिया में, वो पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों के लिए फेवरेट प्लेसेस हैं। यानी कि अगर कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहता है तो उसके भी यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। Birds, bees, butterflies are there to give you company. जब आप यहाँ पर घूमते हो तो आपके साथ साथ क्या घूमेंगे? Birds, bees, butterflies, macaws, Malabar squirrels, langurs, and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. और पेड़ों की जो छतरियां हैं उनमें आपको स्क्वायरल्स दिखाई देंगे, लंगूर्स दिखाई देंगे, और छोटे छोटे और दूसरे टाइप के भी बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। हालांकि मैं जंगली हाथियों को देखना चाहता था, इसलिए थोड़ा सा मैंने अपने कदम और आगे बढ़ाए। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. और अगर आप ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं उन पर अगर आप चढ़ जाते हो, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर अगर आप चढ़ जाते हो, तो वहां पर जाकर आपको पूरे कुर्ग का एक धुंध भरा जो लैंडस्केप एरिया, खुला एरिया आपको दिखाई देगा। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद विस्तार से फैली हुई जो पहाड़ियां हैं, उनके ऊपर अगर आप चले जाते हो तो आपको पूरा कुर्ग वहां से दिखाई देता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्ग धाम। और इसके बाद अगर आप एक रस्सी वाले पुल को, रस्सियों से बना हुआ एक पुल है, अगर उसको क्रॉस कर लेते हो तो आपको 64 एकड़ में फैला हुआ निसर्ग धाम का आइलैंड दिखाई देगा। अगर आप एक रस्सियों से बना हुआ एक पुल है उसको क्रॉस कर लेते हो तो आपको क्या दिखाई देगा भाई? 64 एकड़ में फैला हुआ निसर्ग धाम नाम का आइलैंड। आइलैंड समझते हो आप सभी? यस मैम। यस मैम। एक ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो। पानी हो। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupu is a bonus. और इसके बाद बुद्धिस्ट मंक्स आपको वहां पर दिखाई देंगे। बुद्धिस्ट जो साधु संत हैं वो लोग आपको दिखाई देंगे, और वहां पर इन बुद्धिस्ट लोगों की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी रिहाइश है, रहने का एरिया है बायल कप्पू के पास। वो भी आपको बोनस में यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि हाँ जी मैम ये तो जो क्या नाम है, तिब्बत वाले लोग होते हैं वो तो नॉर्थ साइड में होते हैं, और यहाँ पे तो साउथ की स्टोरी बताई जा रही है। हाँ, वो इसलिए बेटा
क्योंकि ये एक सेटलमेंट है। सेटलमेंट का मतलब रहने का एरिया। अब जरूरी नहीं ना बेटा कि वो नॉर्थ में रहते हैं तो वो कहीं साउथ में या उधर वाले एरिया में जा ही नहीं सकते। उनकी एक बस्ती है, तिब्बती लोगों की बस्ती है वहां पर, ठीक है। जो मंक्स हैं उनकी बस्ती है वहां पर। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. और आपको यहाँ पर रेड, ऑरेंज और येलो कलर के कपड़ों में, रोब्स मीन्स ड्रेस, रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के कपड़ों में आपको और भी बहुत सारे सरप्राइजेस दिखाई देंगे, यानी कि साधु संत लोग दिखाई देंगे जो विजिटर्स जिनको डिस्कवर करना चाहते हैं, जो विजिटर्स भारत की, इंडिया की हार्ट और सोल की खोज में आते हैं यहाँ पर कुर्ग में, उनको ये सारे सरप्राइजेस यहाँ पर मिलेंगे। लेसन इज कंप्लीट नाउ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद आपको पूरा कुर्ग जो है वो फैला हुआ दिखाई देगा। उसके बाद रस्सियों से बना हुआ एक पुल अगर आप क्रॉस कर लेते हो तो आपको निसर्ग धाम नाम का एक आइलैंड दिखाई देगा जो 64 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद आप एक बुद्धिस्ट मंक्स की एक लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, एक एरिया है, रहने का एरिया है तिब्बती लोगों का, और ये बायलाकुप्पू के पास है। ये भी आपको बोनस में मिलेगा। बोनस मीन्स फ्री में मिलेगा। आप जब निसर्ग धाम जाओगे तो आपको तिब्बतन सेटलमेंट भी आपको दिखाई देगी। वहां पर उस तिब्बतन सेटलमेंट में, बस्ती में, आपको साधु लोग दिखाई देंगे, रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के कपड़े पहने हुए। और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं इंडिया की आत्मा देखना चाहता हूं तो वो जरूर से भी जरूर कहाँ विजिट करें भाई? कुर्ग में। कैसा रहा लेसन? थोड़ा सा फीडबैक दो। मैम अच्छा था। ओके, अच्छा था। अच्छा था। गोवा से ज्यादा बढ़िया कुर्ग है। यस मैम। यस चलो, मैम। okay, lesson is complete now. Tomorrow there will be no class. I shall send question answers. ठीक है? और I hope yesterday the question answers which I sent to you, you have done in your notebooks. Say yes or no. यस मैम। Okay. यस मैम। कल फिर से मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी और आप लोग वो भी नोटबुक में कर लोगे। ठीक है? ओके मैम। Okay, now you may leave the class. गुड नाइट मैम एंड स्वीट ड्रीम।